नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज एंटायरली इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ईच सिटीजन टू डिफेंड इट। यानी किसी संविधान की ताकत उसके नागरिकों के उसे बचाने के इरादे में ही होती है। और आज हम संविधान से बने एक ऐसे ही संस्थान की बात करने जा रहे हैं जिसकी ताकत पर, जिसके भरोसे पर लाखों युवा सवाल उठा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राज्य लोक सेवा आयोगों यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस की। सोचिए, एक नौजवान है, मान लीजिए उसका नाम आकाश है। वो 4 साल से तैयारी कर रहा है, परीक्षा देता है, पेपर लीक हो जाता है, दोबारा देता है तो रिजल्ट सालों तक कोर्ट में अटका रहता है। आज हम द हिंदू में छपे एक शानदार लेख के जरिए आकाश जैसे लाखों युवाओं की कहानी के पीछे की वजहों को समझने जा रहे हैं। और ये चर्चा और भी जरूरी हो जाती है क्योंकि तेलंगाना में स्टेट पीएससी अध्यक्षों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी होने वाला है। बिल्कुल। और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक केस स्टडी की तरह है। गवर्नेंस यानी जीएस पेपर 2 का एक अहम हिस्सा। तो चलिए इस सिस्टम की परतों को खोलते हैं। आखिर यूपीएससी और स्टेट पीएससीज के बीच भरोसे का इतना बड़ा गैप क्यों है? मैं हमेशा से ये सोचती थी कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों तो संविधान से बने हैं, फिर एक की इतनी इज्जत और दूसरे पर इतने सवाल क्यों? मुझे लगता था शायद काम का बोझ ज्यादा होगा या फंड्स की कमी होगी, पर सोर्स की माने तो कहानी की शुरुआत कई और से होती है ना? बिल्कुल, कहानी की शुरुआत होती है इन आयोगों की नींव से, मतलब इनके सदस्यों की नियुक्ति से। देखिए, ऐतिहासिक रूप से तो दोनों का जन्म एक ही मकसद से हुआ था, मेरिट बेस्ड सिविल सर्विस बनाना। 1926 में पहला पब्लिक सर्विस कमीशन बना, फिर 1935 के एक्ट ने हर प्रांत के लिए पीएससीज का रास्ता खोला। सब बढ़िया था। लेकिन आजादी के बाद दोनों के रास्ते थोड़े अलग होते गए। कैसे? मतलब ऑन पेपर तो दोनों का काम एक जैसा ही है, भर्ती करना। ऑन पेपर हाँ, पर प्रैक्टिस में जमीन आसमान का फर्क है। यूपीएससी एक, आप कह सकते हैं, पॉलिटिकली न्यूट्रल माहौल में काम करता है। वहां सदस्यों की नियुक्ति में सिर्फ योग्यता और पब्लिक अफेयर्स का गहरा अनुभव ही नहीं देखा जाता, बल्कि ये भी कोशिश होती है कि देश के हर कोने से रिप्रेजेंटेशन हो। संविधान में भले ही उम्र या क्वालिफिकेशन नहीं लिखी, पर एक परंपरा सी बन गई है। अच्छा, कैसी परंपरा? कि 55 साल से ज्यादा उम्र के सम्मानित और नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग ही सदस्य बनते हैं। और राज्यों में? राज्यों में तस्वीर कह सकते हैं बिल्कुल उल्टी है। वहां स्पॉइल सिस्टम हावी है। एक मिनट, स्पॉइल सिस्टम? ये सुनने में तो बड़ा ड्रामेटिक लगता है। इसका मतलब क्या है? मतलब जीतने वाले को सारा माल मिलेगा वाला हिसाब? आप बिल्कुल सही समझे। यानी जो पार्टी सत्ता में है वो अपने पसंदीदा लोगों को, वफादारों को इन पदों पर नियुक्त कर देती है। उम्र, योग्यता, अनुभव, इन सब जरूरी चीजों को अक्सर ताक पर रख दिया जाता है और नतीजा ये होता है कि आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पहले दिन से ही सवालों के घेरे में आ जाती है। समझ गए। तो मतलब संस्था की लीडरशिप ही शुरू से कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन क्या ये सिर्फ टॉप लेवल की समस्या है या जमीनी स्तर पर, यानी पैसे और प्लानिंग के मामले में भी राज्य आयोग पीछे रह जाते हैं? ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल इशू है। आप देखिए, केंद्र सरकार को पता है कि उन्हें हर साल हजारों अधिकारियों की जरूरत है। उनके पास एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है जो 1985 से काम कर रहा है। अच्छा। इस मंत्रालय का काम ही है ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना, नीतियां बनाना और ये तय करना कि कब कितनी वैकेंसीज निकलेंगी। इससे तो यूपीएससी को एक क्लियर रोड मैप मिल जाता होगा। एग्जैक्टली। यूपीएससी को पता होता है कि अगले साल कितनी भर्ती करनी है, तो वो अपना कैलेंडर समय पर जारी कर पाते हैं। और राज्यों का क्या? वही, राज्यों की जरूरतें छोटी और अनप्लान्ड होती हैं। कई बार पैसे बचाने के लिए भर्ती टाल दी जाती है या रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी जाती है। और ज्यादातर राज्यों में कोई डेडिकेटेड पर्सनल मिनिस्ट्री है ही नहीं। तो मतलब वो एक एडहॉक बेसिस पर काम कर रहे हैं, जब जरूरत पड़ी तब भर्ती निकाल दी, वरना कोई प्लान नहीं। कोई वंडर नहीं कि परीक्षाएं इतनी रेगुलर होती हैं। बिल्कुल। जब सरकार ही वैकेंसीज की जानकारी समय पर नहीं देगी तो पीएससी बेचारा कैलेंडर कैसे बनाएगा? ये एक सिस्टेमिक फेलियर है, सिर्फ पीएससी की गलती नहीं। तो फाउंडेशन ही कमजोर है, राजनीतिक नियुक्तियां और कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो उम्मीदवारों को सीधे तौर पर अफेक्ट करता है, एग्जाम का प्रोसेस। यूपीएससी अपनी क्वालिटी और साख कैसे बनाए रखता है? यूपीएससी का प्रोसेस बहुत मजबूत है। वो समय समय पर एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाते हैं जिसमें एकेडमिक्स, सिविल सर्वेंट सब होते हैं, ताकि सिलेबस को अपडेट किया जा सके। वो पेपर सेट करने और कॉपीज चेक करने के लिए देश भर से बेस्ट माइंड्स को चुनते हैं। और सबसे जरूरी, वो इंटर से मॉडरेशन जैसी टाइम टेस्टेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। रुकिए,
इंटर से मॉडरेशन, ये सुनने में तो बहुत हैवी ड्यूटी टर्म लग रहा है। क्या आप इसे हमारे श्रोताओं के लिए आसान भाषा में समझा सकते हैं? क्या ये एक तरह का डबल चेक सिस्टम है? हाँ, आप इसे एक तरह का क्वालिटी चेक या डबल चेक सिस्टम कह सकते हैं। इसका मकसद है इवैल्यूएशन में सब्जेक्टिविटी या बायस को कम करना। मान लीजिए एक एग्जामिनर बहुत सख्त है और दूसरा बहुत नरम, तो इंटर से मॉडरेशन में एक और एक्सपर्ट, जिसे मॉडरेटर कहते हैं, अच्छा। वो दोनों के जांचे हुए पेपर्स के सैंपल को देखता है और ये सुनिश्चित करता है कि मार्किंग में एकरूपता हो। अरे वाह। इससे किसी कैंडिडेट को सिर्फ इसलिए नाइंसाफी नहीं होती कि उसकी कॉपी एक सख्त परीक्षक के पास चली गई। ये तो कमाल की व्यवस्था है। ये तो कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। इससे तो लक फैक्टर ही खत्म हो जाता है। तो फिर राज्यों के पीएससीज ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। उन्हें एक्सपर्ट्स के लिए अक्सर राज्य के अंदर ही देखना पड़ता है, जिससे टैलेंट पूल छोटा हो जाता होगा। बिल्कुल। और इस तरह की मेटिकुलस प्रोसेस के लिए जिस इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी की ज़रूरत है, वो कई राज्यों में है ही नहीं। इसलिए वहाँ सिलेबस 20 सालों साल अपडेट नहीं होता और इवैल्यूएशन में गड़बड़ी की शिकायतें आम हैं। और मैंने सुना है कि आरक्षण की गणना का मुद्दा भी राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। वो इस प्रोसेस को और कितना मुश्किल बना देता है? बहुत ज़्यादा। ये एक लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर है। देखिए, स्टेट पीएससीज को सिर्फ वर्टिकल आरक्षण जैसे एससी, एसटी, ओबीसी नहीं, बल्कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण जैसे महिला, दिव्यांग, पूर्व सैनिक की भी गणना करनी होती है। तो इसमें मुश्किल क्या है? ये तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी। ये उतना सीधा नहीं है। हर कैटेगरी के अंदर दूसरी कैटेगरी को फिट करना होता है। फिर कई बार जोनल या क्षेत्रीय कोटा जैसी मांगे आ जाती हैं जो मामले को और उलझा देती हैं। अच्छा। और जरा सी चूक का मतलब होता है कोर्ट केस, और एक बार मामला कोर्ट में गया तो पूरी भर्ती प्रक्रिया सालों के लिए अटक जाती है। समझ गई। ये उन अनगिनत डिलेज का एक बहुत बड़ा कारण है जिससे उम्मीदवार परेशान रहते हैं। तो मतलब ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है। राजनीतिक नियुक्तियां, प्लानिंग की कमी, पुराना सिलेबस, इवैल्यूएशन में गड़बड़ी और आरक्षण का कानूनी जाल। इसी वजह से शायद छात्रों का इन आयोगों से भरोसा उठ रहा है और वो अक्सर ये मांग करते हैं कि यूपीएससी ही राज्य की परीक्षाएं भी आयोजित करे। बिल्कुल। और ये भरोसे की कमी सिर्फ एक परीक्षा में देरी का मामला नहीं है। ये एक गंभीर शासन संबंधी मुद्दा है। ये युवाओं के मन में पूरे सिस्टम के प्रति शक पैदा कर रहा है, जिसका असर शायद हमें सालों बाद एक्चुअल गवर्नेंस में देखने को मिलेगा। तो हमने समस्याओं की जड़ को तो अच्छे से समझ लिया। अब समाधान पर आते हैं। स्रोत में इन गहरी समस्याओं को ठीक करने के लिए क्या रास्ता सुझाया गया है? कहाँ से शुरू करें इसे ठीक करना? लेख में कुछ बहुत ही कॉन्क्रीट स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल सुधारों की बात की गई है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है मानव संसाधन योजना को प्रोफेशनल बनाना। कैसे? राज्यों में केंद्र की तरह एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल बनाया जाए। ये मंत्रालय अगले 5 साल का एक क्लियर रिक्रूटमेंट रोड मैप तैयार करे। अच्छा। इससे पीएससीज को एक फिक्स्ड कैलेंडर मिलेगा और युवाओं को भी पता होगा कि कौन सी परीक्षा कब होनी है। ये तो प्लानिंग की बात हुई, लेकिन उस स्पॉइल सिस्टम का क्या जो आपने शुरू में बताया था? जब तक नियुक्तियों में सुधार नहीं होगा, कोई भी प्लानिंग कैसे काम करेगी? उसके लिए एक संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया गया है। जैसे 1976 में 41वें संशोधन से सदस्यों की रिटायरमेंट एज 60 से 62 की गई थी, उसी तर्ज पर एक और संशोधन की जरूरत है। ठीक है। इसके तहत सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए मिनिमम एज 55 साल और मैक्सिमम एज 65 साल तय की जाए। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? 55 साल मिनिमम क्यों? लॉजिक ये है कि 55 साल की मिनिमम एज ये सुनिश्चित करेगी कि सदस्य के रूप में अनुभवी और मैच्योर लोग ही आएं, और 65 साल तक की मैक्सिमम एज का फायदा ये होगा कि जो काबिल सिविल सेवक 60-62 की उम्र में रिटायर होते हैं, उनके अनुभव का लाभ राज्य पीएससीज लंबे समय तक उठा सकेंगे। ये तो अच्छा पॉइंट है, लेकिन सिर्फ उम्र तय कर देने से क्या होगा? क्या क्वालिफिकेशंस पर भी कोई सुझाव है? हाँ, इसी संशोधन में सदस्यों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस भी तय करने का सुझाव है। जैसे आधिकारिक सदस्य के लिए राज्य सरकार में कम से कम सचिव स्तर का अनुभव हो, और गैर आधिकारिक सदस्य के लिए कानून, चिकित्सा या इंजीनियरिंग जैसे किसी प्रोफेशन में कम से कम 10 साल का अनुभव अनिवार्य हो। लेकिन क्या इससे युवा दृष्टिकोण या फ्रेश पर्सपेक्टिव्स के आने का रास्ता बंद नहीं हो जाएगा? और राजनीतिक प्रभाव को कैसे कम किया जाएगा? ये एक वैलिड कंसर्न है, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता अनुभव और निष्पक्षता को दी जा रही है। राजनीतिक प्रभाव को कम करने के लिए एक और मजबूत सुझाव है। वो क्या है?
कि गैर आधिकारिक सदस्यों की नियुक्ति से पहले विपक्ष के नेता से अनिवार्य रूप से सलाह मशवरा किया जाए। अच्छा, इससे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आएगी और मनमानी नियुक्तियों पर रोक लगेगी। ये तो हुई नियुक्ति और प्लानिंग के सुधार। परीक्षा की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए क्या सुझाव है, जैसे सिलेबस और क्वेश्चन पेपर? सिलेबस के लिए सुझाव है कि यूपीएससी के पैटर्न पर इसे हर 3-4 साल में रिव्यू किया जाए और कोई भी बदलाव करने से पहले ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में रखकर लोगों से, खासकर एस्पिरेंट से फीडबैक लिया जाए। एक और दिलचस्प सुझाव जो मैंने सोर्स में पढ़ा वो था राज्य विशेष के ज्ञान को लेकर। कहा गया है कि रीजनल हिस्ट्री या इकोनॉमी जैसे विषयों के सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप होने चाहिए। ऐसा क्यों, सब्जेक्टिव क्यों नहीं? ये एक बहुत प्रैक्टिकल सुझाव है। इसकी वजह यह है कि राज्य विशेष के विषयों पर अक्सर एक्सपर्ट फैकल्टी की कमी होती है। ऐसा है? ऐसे में सब्जेक्टिव जवाबों को जांचने में बायस या इनकंसिस्टेंसी की शिकायतें आ सकती हैं। अच्छा। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट यानी एमसीक्यू में मूल्यांकन कंप्यूटराइज्ड और पूरी तरह निष्पक्ष होता है, जिससे इस तरह की शिकायतों की कोई गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन क्या इससे हम रटने रटाने को बढ़ावा नहीं दे रहे? क्या किसी उम्मीदवार की राज्य के प्रति गहरी समझ को सब्जेक्टिव जवाबों से बेहतर नहीं परखा जा सकता? बिल्कुल, ये एक बहस का मुद्दा है। इसीलिए सुझाव ये है कि प्रीलिम्स पूरी तरह ऑब्जेक्टिव हो और मेंस? और मेंस परीक्षा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का एक स्मार्ट मिक्स हो सकती है। इससे दोनों तरह की स्किल्स टेस्ट हो जाएंगी। साथ ही आज के दौर में एआई और चैटबॉट्स के प्रभाव को कम करने के लिए प्रश्नों का पैटर्न भी लगातार बदलना होगा, ताकि एनालिटिकल स्किल्स पर जोर रहे, रटने पर नहीं। और आखिर में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कोई बदलाव? हाँ, एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण सुझाव है कि स्टेट पीएससी का सचिव एक वरिष्ठ अधिकारी हो, जिसे पहले बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित करने का अनुभव हो। जैसे स्कूल बोर्ड का सचिव? हाँ, बिल्कुल वैसा। इससे आयोग की एग्जामिनेशन विंग का सुपरविजन बेहतर होगा। और जैसा हमने पहले भी बात की, पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच यूपीएससी की तरह एक संतुलन बनाना होगा। संक्षेप में कहें तो लक्ष्य ये है कि राज्य लोक सेवा आयोग भी यूपीएससी की तरह ही वाइब्रेंट और ट्रस्टवर्दी बने। ये सुधार एक पूरी ओवरहॉल की तरह है, नियुक्ति से लेकर प्लानिंग, सिलेबस, एग्जामिनेशन और एडमिनिस्ट्रेशन तक। सही कहा। यह उन महत्वपूर्ण संस्थानों में विश्वास बहाल करने के बारे में है जो लाखों लोगों के लिए पब्लिक सर्विस का गेटवे हैं। हमारे राज्यों के प्रशासन का स्वास्थ्य और उसकी गुणवत्ता इसी पर निर्भर करती है। अगर सही लोग सही समय पर व्यवस्था में नहीं आएंगे तो अच्छी से अच्छी नीतियां भी जमीन पर नहीं उतर पाएंगी। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। ये सारे स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल सुधार तो जरूरी हैं ही और सरकार को इन पर काम करना चाहिए, लेकिन इन आयोगों को और ज्यादा जवाबदेह बनाने में जन दबाव और एक जागरूक नागरिक समाज, विशेष रूप से आप जैसे अभ्यर्थियों का समुदाय, क्या और कैसे योगदान दे सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। यद हिंदू में प्रकाशित एक विषय पर हमारी विस्तृत चर्चा थी। उम्मीद है आपको इस मुद्दे की गहराई को समझने में मदद मिली होगी। ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमें फॉलो करें और आपके कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें।